फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी एनसीईआरटी की क्लास 9th की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ आज हम लोग करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है, मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एक एक चैप्टर की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। आज से क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़। चैप्टर 3, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो बना लिया है। आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाइमन गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। अब जो वाइमन गणराज्य था वहाँ, तो उस जर्मनी में, तो उसके सामने क्या समस्याएं आ रही थी। ठीक है, इनके बारे में हम लोग आज इस क्वेश्चन में जानेंगे। आइए हम लोग इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। विश्व युद्ध के प्रारंभ में जर्मनी एक शक्तिशाली देश था, लेकिन अंत होते होते जर्मनी को मित्र राष्ट्र ने हरा दिया। उस समय जर्मनी में वाइमन का शासन था। अब देखिए, जब विश्व युद्ध शुरू हुआ था ना, उस समय आपका जो ये था जर्मनी था, बहुत ज़्यादा ताकतवर था। ठीक है, अपने आप में बहुत ताकतवर और शक्तिशाली था जर्मनी देश। ठीक है, लेकिन जब विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, पर जब उसका अंत आने लगा, तो जर्मनी आपका जब मित्र राष्ट्र ने उसको हरा दिया, तो जर्मनी कमज़ोर होने लगा। उस समय जर्मनी में देखिए किसका शासन था। जब युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध, तो शासन था वाइमन गणराज्य का। ठीक है, इसीलिए इन्हीं लोग के सामने समस्या, गणराज्य के सामने समस्या वाइमन आने वाली थी, क्योंकि उनका शासन था वहाँ उस समय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाइमन गणराज्य के सामने अनेक समस्याएं खड़ी हो गई। अब देखिए, जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, इसके बाद बहुत सारी समस्याएं आई होगी कि जो पाबंदियाँ लगी है वो हट जाए, जो मतलब इन लोग के पास अब पैसे नहीं हैं, बहुत सारी परेशानियां सामने आ गई होंगी वाइमन गणराज्य की। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी परेशानी है। पहला, सम्राट के पद त्याग के बाद मताधिकार से चुने जाने वाली लोकतंत्र संसद का प्रावधान किया गया, परंतु जर्मनी में ही काफ़ी लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। अब देखिए, जो सम्राट थे, इनको अपना पद छोड़ना पड़ा, त्याग देना पड़ा। ठीक है, वोटों के जरिए वहाँ लोकतांत्रिक संसद बनाई गई। जैसे इस समय सब जगह है, वैसे जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनी थी। ठीक है, तो अब संसद का प्रावधान हुआ वहाँ पे। पर ये जो संसद, लोकतांत्रिक संसद बनी थी, उसका जर्मनी के लोगों को ही बहुत सारे ये बात पसंद नहीं आई थी कि लोकतांत्रिक संसद बने। दूसरा है, वर्साई की संधि से जर्मनी पर अनेकों पाबंदी लगा दी गई, जो पूरे देश के लिए अपमान का सबब बन चुकी थी। अब देखिए, जो वर्साई की संधि थी, ठीक है, ये जर्मनी पे बहुत सारी पाबंदी लगा दी थी, जो कि बहुत बेइज्जती जैसी बातें थी। ठीक है, अपमानजनक बातें थी, जो जर्मनी देश को हार की याद दिलाती थी और अपमान का घूंट पूरे देश को पीना पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ पे जर्मनी की बहुत बेइज्जती की जा रही थी। तीसरा है, जर्मनी को अपने संसाधनों से भी हाथ धोना पड़ा। आम जनता इसके लिए भी राज्य को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी। अब देखिए, जो जर्मनी थी, जब हारी ना, तो उन लोग को बहुत सारा टैक्स देना पड़ा, और वो जो जर्मनी में
व्यवसाय क्षेत्र था उससे भी हाथ धोना पड़ा। तो जितने संसाधन थे सभी से जर्मनी को हाथ धोना पड़ गया था। और जो आम जनता थी, जो जब उनके पास कोई संसाधन नहीं बच गया था तो सब चीज़ों के लिए राज्य को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी। राज्य को, क्योंकि राज्य ही जिम्मेदारी चला रही थी पूरे देश की। अब हमारा है चौथा, पहले युद्ध के पहले वाला जर्मनी युद्ध के बाद कर्जदार बन गया। प्रथम विश्व युद्ध का हर्जाना जर्मनी को चुकाना पड़ रहा था। वायमन गणराज्य आर्थिक स्थिति से बोझ से परेशान हो चुका था। अब देखिए, जो युद्ध के पहले जो जर्मनी डेवलप जर्मनी था, विकसित जर्मनी, वो युद्ध के बाद उसके ऊपर बहुत सारा, जब वो हार गया जर्मनी तो उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा लगा दिया गया। युद्ध में जितनी हानि हुई वो इन्हीं लोग को भरनी थी। तो ये युद्ध के पहले जो विकसित जर्मनी था वो युद्ध के बाद कर्जदार बन गया। और वो कर्ज भरने में, वो हर्जाना भरने में प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि अब जर्मनी वालों के पास ना खाने को अन्न था न पीने को पानी, क्योंकि वो लोग को सब कर्ज चुकाना था किसी भी तरह से। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो हर्जाना था वो सारा किसको भरना पड़ रहा था? जर्मनी को भरना पड़ रहा था। वायमन गणराज्य जो थे, अब जो वायमन गणराज्य, क्योंकि उनका शासन था तो सारा बोझ उन लोग के ऊपर आ गया था देश का। तो आर्थिक जो स्थिति का बोझ था उससे वो लोग अब परेशान हो चुके थे, क्योंकि उनके पास अब पैसे नहीं रह गए थे कि जिससे वो हर्जाना भरें। और वो राज्य की परेशानी देख के वे भी परेशान हो चुके थे। वायमन गणराज्य के समर्थकों यथा समाजवादियों, कैथोलिक, डेमोक्रेट और लोकतंत्रवादियों को नवंबर के अपराधी कहकर बुलाया जाने लगा। अब देखिए, हमारा चौथा है, पांचवा है कि पांचवा कारण है, समस्या है कि जो लोग वायमन गणराज्य के समर्थक थे, जो लोग उनका साथ दिए थे वायमन गणराज्य को बनाने में या उनको मदद किए थे, तो उन लोगों को समाजवादी, देखिए कौन कौन थे वे आपके, समाजवादी, कैथोलिक, डेमोक्रेटिव, लोकतांत्रिक, इन लोग को नवंबर का अपराधी कहने लगे लोग, क्योंकि जो गणराज्य थे वायमन गणराज्य, वो लोग की वजह से ही युद्ध में ये लोग हारे थे। मतलब उस युद्ध में हार के लिए वायमन गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। और समाजवादी, कैथोलिक, डेमोक्रेटिव जितने थे और लोकतंत्रवादी सभी ने वायमन गणराज्य का साथ दिया था, समर्थन किया था, इसलिए इन्हें नवंबर के अपराधी कहकर बुलाया जाने लगा था। अब है सातवां है, वायमन गणराज्य राजनीति अस्थिरता से भी ग्रस्त था। अब जो देखिए राजनीतिक अस्थिरता थी वहाँ जर्मनी में, मतलब राजनीति वहाँ स्थिर नहीं हो रही थी, हमेशा उथल पुथल मचा ही हुआ था। कभी भी स्वतंत्र और अच्छे से वायमन गणराज्य वहाँ शासन नहीं कर पाया था। इसकी वजह इन्हीं के संविधान के 2 प्रावधान थे। अब ये जो उथल पुथल मच रही थी, इसका कारण क्या था? इनके जो संविधान में 2 प्रावधान दिए गए थे वे था, पहला आनुपातिक प्रतिनिधित्व के, जिनके कारण किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना नामुमकिन सा था और गठबंधन सरकारें ही बनती थी। अब देखिए,
इन लोग का जो पहला प्रावधान था वो ये था कि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अब देखिए मतलब कोई भी एक पार्टी यहाँ शासन नहीं कर सकती थी, दो पार्टियों को मिलकर यहाँ गठबंधन बनाना ही पड़ता था, जिसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहा जाता था। तो जब एक पार्टी नहीं बनेगी, ठीक है, तो गठबंधन की सरकार रहेगी, तो गठबंधन होगा तो वे अपने एक पार्टी के मेंबर कुछ कहेंगे, दूसरे पार्टी के जो मेंबर रहेंगे वो विरोध करेंगे वहाँ, तो इसीलिए वहाँ उथल पुथल मची रहती थी। दूसरा अनुच्छेद 48, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकालीन लागू करने व अध्यादेशों को जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। तो देखिए ये दूसरा जो वहाँ का प्रावधान था, अनुच्छेद 48। अब यहाँ पे जो राष्ट्रपति था, जब आपातकालीन लागू करके वो शासन कर सकता था वहाँ, ठीक है, वहाँ के वायमन कमीशन की जगह। तो जब उथल पुथल मस्ती थी या कुछ विरोध होता था, तो राष्ट्रपति जो था आपातकालीन लागू करके अध्यादेशों के जरिए शासन करने लगता था, ठीक है। तो यही दो बहुत महत्वपूर्ण कारण थे जिनसे वहाँ का शासन में उथल पुथल मचे रहते थे। इस प्रकार वायमन गणराज्य समस्याओं से जूझ रहा था। वह लोकतांत्रिक होने के बाद भी लोगों की समस्याएं नहीं सुलझा पा रहा था। अब देखिए, जब वो खुद ही अपने सारे कार्य जो सरकार करती है, वायमन गणराज्य वो ढंग से कर नहीं पा रहा था। ये इतनी ज़्यादा समस्याएं थी उसके पास, सब समस्याओं से वो जूझ रहा था क्योंकि वो राज्य का हिस्सा था। लोकतंत्रित होने के बाद भी वो कोई भी समस्या, किसी की भी समस्या नहीं सुलझा पा रहा था क्योंकि इतनी सारी समस्याएं तो उसके पास खुद की थी। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसके बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नास्तिकवाद को लोकप्रियता क्यों मिली। अब यहाँ पे बता रहा है कि नास्तिकवाद जो है 1930 में जर्मनी में वो क्यों प्रसिद्ध हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। अब जो नास्तिकवाद के उदय व लोकप्रिय होने के पीछे अनेक कारण थे जिन्हें हम इस प्रकार समझ सकते हैं। अब देखिए, जो नास्तिकवाद थी हिटलर की पार्टी थी, ठीक है, इनके उनके बनने और फेमस होने में के पीछे बहुत सारे कारण थे। सबसे पहले तो आपका ये जो वायमन कमीशन था ये असमर्थ था, ठीक है, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा था। सबसे पहला कारण तो यही था। इसी में हिटलर का उदय हो गया, ठीक है, ये दूसरा कारण था। और हमारा तीसरा कारण था कि जो महामंदी फैल गई थी, ठीक। और चौथा कारण था राजनीति हेर बदल जो हो रही थी बार बार। ये हमारा पहला कारण है असम्मत वायमन गणराज्य। हमारा पहला कारण है असमर्थ वायमन गणराज्य। अब वायमन गणराज्य क्यों असमर्थ थे, ये हम लोग जानेंगे। यह जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध से उभारने में असफल रहा। अब देखिए, जो जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में जो हानि हुई थी जर्मनी को, ठीक है, और उसके बाद भी जो हानियाँ हो गई थी, तो उससे जो निकालने में जर्मनी को उस हानि से ये एकदम असफल था, एकदम यह काम नहीं किया। जर्मनियों का अपनी सरकार पर से भरोसा उठ चुका था। उन्हें किसी ऐसे विकल्प की खोज थी जो उन्हें उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिला दे। अब देखिए, उनका सम्मान की भी हानि हो गई यहाँ पे, तो ठीक है। तो जर्मनी के जो लोग थे उन लोग का अपने सरकार पे से विश्वास उठ गया। अब सरकार पे कोई विश्वास नहीं रह गया। अब वो लोग सरकार की जगह कोई ऐसे विकल्प को ऑप्शन खोज रहे थे
जो उनको जो इज्जत उनकी चली गई है अपने उनके राज्य की, जर्मनी वालों की, उस इज्जत को वो वापस दिला दे, ऐसे विकल्प की खोज वो लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए वाइमन गणराज असमर्थ था, क्योंकि वह वहाँ के उस समय की स्थिति को नहीं संभाल पाया। दूसरा है हिटलर का उदय। अब देखिए इसी में हिटलर का भी उदय हो गया है। प्रथम विश्व युद्ध के समय या उसके बाद की जो परिस्थिति थी जर्मनी में, अब उसी समय जो हिटलर थे इनका उदय हुआ है। ऑस्ट्रिया में जन्मा यह व्यक्ति जर्मनी की हार व हुए अपमान से आग बबूला हो गया था। अब देखिए जो हिटलर थे इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति था हिटलर, ये जर्मनी की हार से और उसके बाद जो हार के बाद जो इनका अपमान हुआ जर्मनी वालों का, इससे ये बहुत क्रोधित था, यानी गुस्से में था, आग बबूला हो रहा था। ठीक है, वह हर हाल में जर्मनी को ताकतवर बनाना चाहता था। मतलब वो चाहता था कि जर्मनी इतनी ताकतवर हो जाए कि सब लोग उसके नीचे रहे। किसी भी तरह से वो जर्मनी को ताकतवर बनाना चाहता था। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली, जो आगे चलकर नाज़ी पार्टी कहलाई। अब देखिए ये जो हिटलर था इसने 1990 में जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, इसमें पहले मेंबर बना, बाद में अब इसी पार्टी का मुखिया बन बैठा और इस पार्टी का नाम इसने बदलकर नाज़ीवाद की पार्टी रख दिया। वह अपनी वक्ता शैली से सभी को आकर्षित करता था। धीरे धीरे लोगों को उसमें विश्वास बढ़ता गया। देखिए पहले ये क्या करता था, ये मतलब अपने बात करने के तरीके से सबको आकर्षित कर लेता था। धीरे धीरे सभी लोग उसकी बात करने की, जो हिटलर था वो इतने अच्छे तरीके से बात करता था कि लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे और धीरे धीरे सभी लोग उसकी बात पे विश्वास कर लेते थे और लोगों का विश्वास उसकी तरफ बढ़ता गया, क्योंकि वो इतना अच्छे अच्छे बातें करता था। बड़ा कारण था 1929 की महामंदी। अब देखिए जो 1929 में महामंदी पड़ी थी उसको भी वाइमन गणराज संभाल नहीं पाया। उसके बाद जो स्थिति हुई उसको वो संभाल नहीं पाया। ठीक है, और लोगों को लगने लगा कि वाइमन गणराज एकदम बेकार है, उसी की वजह से आज जर्मनी की ये हालत हुई है। इस महामंदी ने लोगों को नाज़ियों की तरफ आकर्षित किया। अब देखिए इसका फ़ायदा किसको हुआ, नाज़ी जो पार्टी थी उन लोगों को फ़ायदा हुआ। लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगे, उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे कि देखो वाइमन गणराज तो हम लोग की मदद कर नहीं पाए, पर लगता है कि नाज़ी पार्टी के लोग हमारी मदद कर देंगे। इस समय नाज़ी एक जन आंदोलन बन गया और लोग उसके साथ जुड़ने लगे और नाज़ी जो था नाज़ीवाद हो गया, जो कि एक जन आंदोलन हो गया, जनता के साथ जुड़ा हुआ आंदोलन, जन आंदोलन ये हो गया था। यह लोगों को एक अच्छा भविष्य दिखाई देने लगा। अब नाज़ीवाद के साथ जुड़कर लोगों को लगने लगा कि अब हमारा भविष्य पहले से बेहतर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ के पार्टी के जो लोग थे वो इतना अच्छे तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट करते थे कि लोगों को लगने लगता था कि नहीं ये सही बोल रहा है, ये हमारे साथ बहुत अच्छा करेगा, ये हमारे भविष्य को बचा लेगा। ऐसा तो तभी से लोगों को अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई देने लगा। चौथा है राजनीति फेरबदल। अब बार बार राजनीति में जो फेरबदल हो रही थी ये भी बहुत बड़ा कारण था। 1933 तक हिटलर को राष्ट्रपति ने चांसलर बना दिया। अब देखिए जो हिटलर थे उनको चांसलर बना दिया गया था राष्ट्रपति के द्वारा 1933 में। तो अब हिटलर जो था अब उसके पास पूरी पावर आ गई थी, तो अब वो अपना मनमाना यहीं से शुरू कर दिया था।
हिटलर ने रूढ़िवादियों को भी अपने साथ ले लिया। अब देखिए, रूढ़िवादी सोच वाले जो लोग थे, जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था, उन्हें भी हिटलर ने अपने साथ ले लिया और उन्हीं की सोच पे अमल भी किया था। अब लोकतांत्रिक संगठनों व प्रणाली को समाप्त किया जाने लगा। कम्युनिस्ट को मौत के घाट उतार दिया गया। लोकतांत्रिक लोग थे, ठीक है, उनके जो संगठन थे जो हिटलर के खिलाफ खड़े हो रहे थे, इन सब संगठनों को ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और जो कम्युनिस्ट लोग थे जो हिटलर के खिलाफ बोल रहे थे, खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उन सभी को मौत के घाट उतार दिया जाने लगा था। इस प्रकार एक राष्ट्र की कल्पना व गौरवपूर्ण जर्मनी के सपने ने नाज़ीवाद को काफ़ी लोकप्रिय बना दिया। अब देखिए, जो इस प्रकार आप देख सकते हैं, जो जर्मनी का अपमान हुआ था युद्ध के बाद, ठीक है, तो उसी जर्मनी को गौरवपूर्ण और एक राष्ट्र बनाने का और उनका इज्जत वापस दिलाने का ये जो सपना था वहाँ के जर्मनी के प्रजा का, लोगों का, उसी ने नाज़ीवाद जो थे उसे उस समय इन्हीं सपनों की वजह से लोकप्रिय बना दिया गया था और इसी का फ़ायदा हिटलर ने उठाया। आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नाज़ी सोच के खास पहलू कौन से थे? आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। ये मतलब देखिए, क्वेश्चन का मतलब ये है कि नाज़ी जो लोग थे, वो लोग की जो सोच थी उसमें उन लोग सबसे खास कौन सी सोच थी, हाँ, वो लोग किस तरह उसको फॉलो करा रहे थे, इसी के बारे में इस क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। नाज़ी एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। देखिए, नाज़ीवाद जो है एक व्यवस्था है जिसको हिटलर चला रहा था, ठीक है, पूरी व्यवस्था है और ये विचारों की पूरी संरचना है। यानी नाज़ी सिर्फ एक लोग की सोच नहीं है, नाज़ी में बहुत सारे लोगों की नाज़ीवाद में सोच मिली हुई है। ये पूरी संरचना है जाल की तरह, ठीक है। नाज़ी सोच ने जर्मनी को सुनहरे सपने दिखाए, पर उनके लिए स्वयं जर्मनी वासी को ही भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब देखिए, जो नाज़ीवादी लोग थे, इन लोगों ने क्या किया था, वो जर्मनी के जो लोग थे उन्हें सुनहरे सपने दिखाए थे। जैसे कि नेता चुनाव के पहले आता है और खूब सारे वादे करके जाता है, तो उस वादे पे सभी जनता जो है उन्हें वोट दे देती है कि नहीं भैया ये तो काम करेगा ही, पर चुनाव के बाद वो गायब। वैसे ही नाज़ी जो लोग थे, ठीक है, इन लोग की जो सोच थी उससे वो लोग बहुत प्रभावित हुए थे और इन लोगों ने बहुत सारे सपने दिखाए थे, एक राष्ट्र बनाने की, इनकी इज्जत वापस दिलाने की, इनको काम उद्योग धंधा में आगे बढ़ाने की, ऐसे बहुत सारे सुनहरे सपने उन लोगों ने दिखाए थे। पर ये जो सपने थे, जो जब नाज़ी पार्टी जब पूरे पे हुकूमत करने लगी, तो ये जो सपना था ये जर्मनी वासियों पर ही भारी पड़ गया, ठीक है। इसकी बहुत भारी कीमत जर्मनी वासियों को चुकानी पड़ी थी। नाज़ी सोच के विशेष पहलू इस प्रकार हैं। अब देखिए, हम लोग को पहलू ही पढ़ना था, तो अब हम लोग का नाज़ी सोच का जो विशेष पहलू हैं वो इस प्रकार है। आइए हम लोग देखते हैं। पहला टॉपिक है इसका पहलू के, देखिए, पहला है सभी समान नहीं होते थे। नाज़ी लोगों के लिए सभी लोग, सभी जनता जो जर्मनी वासी थे वे समान नहीं थे। ये लोग जो आपके जर्मन आर्य लोग थे, इनके लिए यही महत्वपूर्ण थे, बाकी लोग इनके लिए बहुत ही उन लोगों को ये लोग तुच्छ नज़र से देखते थे। नाज़ी लोग नाडिल जर्मन आर्य व प्रतिभाशाली लोगों को ही सर्वश्रेष्ठ समझते थे। देखिए, मैंने बताया ना, ये लोग सिर्फ जो नाडिल जर्मन आर्य हैं और जो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं। अब जो प्रतिभाशाली लोग थे, बस उन्हीं लोग को ये श्रेष्ठ मानते थे, बाकी लोगों को ये बहुत तुच्छ नज़र से देखते थे और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव भी किया गया था, ठीक है।
ये जो अब जैसे नादेल जर्मन आर्य जो वहाँ के जर्मनी के लोग थे, आर्य लोग, उन लोग को कहा गया। अब जैसे कि जो उन्हीं लोग के बच्चे थे उनको भी श्रेष्ठ माना गया। जैसे आप समझ सकते हैं कि जो 2 जर्मन आर्य, एक लेडीज़ और एक जेंट्स जर्मन आर्य जो लोग थे, उनके बच्चों को शुद्ध जर्मन माना गया। ऐसे ही इन्होंने भेदभाव किया। इसके विपरीत सभी लोग अवांछित लोग थे जिन्हें मार देना ही बेहतर समझा गया। अब देखिए, इसके अलावा और जो बाकी लोग थे, मैंने कहा ना उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ था, तो उन्हें मार ही डाला गया। उन्हें ज़िंदा रहने का अधिकार, लोग मतलब नास्तिक लोग का सोचना था कि ये लोग को ज़िंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये शुद्ध जर्मन आर्य नहीं हैं और उन्हें मार ही देना सबसे बेहतर है, ऐसा समझा गया। दूसरा, चार्ल्स डार्विन व हर्बर्ट स्पेंसर का प्रभाव। जो चार्ल्स डार्विन थे और उन जो हर्बर्ट स्पेंसर थे, इन लोग का भी प्रभाव इस पे पड़ा था। अपनी गलत सोच को वह इन विचारकों के सिद्धांतों से जोड़कर प्रमाणित दिखाने की कोशिश करते थे। अब देखिए, ये जो दोनों लोग थे, ये लोग जो उस समय के विचारक थे, उनके सिद्धांतों से जोड़ के ये लोग अपने विचारों को प्रस्तुत करते थे, जिसे वहाँ की जनता जो थी, अपने गलत सोचों को ये लोग इस तरह प्रेजेंट करते थे कि ये लोग एकदम सही हैं, तो वहाँ की जनता उसे सच मान लेती थी। इनके हिसाब से, क्योंकि स्पेंसर ने कहा है कि जो सबसे योग्य है वही जीवित बचेगा, इसलिए यहूदियों और अनवांछित लोगों को मारना ही तर्कसंगत है। अब देखिए, इसके हिसाब से ये भी माना जाता है कि जो स्पेंसर है, उन्होंने जो विचारक थे, उन्होंने कहा कि जो श्रेष्ठ है वही जीवित रहेगा। तो उन्होंने मनुष्यों के लिए नहीं कहा था, उन्होंने जानवरों के लिए कहा था। तो उस पे इन्होंने मतलब जो संघर्ष, मनुष्य भी जो संघर्ष नहीं कर पाएगा वो जीवित नहीं रहेगा। तो इस तरह इन्होंने उसे इससे जोड़कर उन्होंने बताया कि मतलब जर्मन आर्य जो हैं वो श्रेष्ठ हैं, इसलिए वो जिंदा रहेंगे, और यहूदी और अनवांछित जो लोग हैं वो लोग जीवित नहीं रहेंगे। यही इनका तर्कसंगत था। कारण है लेब्रेन-स्ट्राउस या जीवन परिधि की भू राजनीति अवधारणा। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो लेब्रेन-स्ट्राउस क्या है ये, और जीवन परिधि की कौन सी ये राजनीति अवधारणा है जो उस समय दी जा रही थी। हिटलर जो ये धारणाओं को मानता था, ये कौन कौन सी धारणाएं और कैसे हैं। हिटलर यह मानता था कि साम्राज्य का विस्तार जरूरी है ताकि जर्मनी के लोगों को रहने की जगह की कमी ना पड़े। अब देखिए, जो हिटलर था वो यह मानता था कि जो जगह है वो कम नहीं होनी चाहिए, उसको साम्राज्य विस्तार करना था। मतलब जर्मनी के जो सीमा रेखा थी उसको बढ़ाना था उसे, हाँ, और उसके लिए वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था बार बार। और वो यह मानता था कि जर्मनी के जो लोग हैं उन लोग को कभी भी रहने के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसलिए भी वह साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। जैसे कि मतलब एक घर में बहुत सारे लोग छोटे से घर में ना रहें, सभी लोग आराम से अपना जीवन बसर करें और बड़ी जगह पे रहें जर्मनी के लोग, इसलिए वह साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इससे एक तरफ देश का क्षेत्रफल बढ़ेगा और दूसरी तरफ देश ताकतवर भी बनेगा। अब देखिए, इससे ये भी था कि क्षेत्रफल भी बढ़ता जा रहा था देश का, जर्मनी का, ठीक है, और जितना साम्राज्य बढ़ेगा उतना ही तो वो काम करेगा अच्छा। हाँ, अगर वो जैसे उद्योग धंधे वाला क्षेत्र कब्जा कर लिया तो उस उद्योग धंधे से जो फ़ायदा होगा उससे वो देश ताकतवर भी बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए वह जर्मनी को का साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। नासी लोग यह सोचते थे कि सिर्फ वही श्रेष्ठ हैं, समूचे विश्व को उन्हीं की तरह होना चाहिए, अर्थात विविधता से परे नासी सोच एक रूपता की पैरवी करती थी।
करता था। यानी नासी जो लोग थे, अब वो लोग का देखिए ये सोचना था कि ये लोग जो नासी लोग हैं, यही लोग सबसे बेस्ट हैं, श्रेष्ठ यानी बेस्ट हैं, सबसे अच्छे हैं। अब बाकी जो विविधता वाला देश है वो बेकार है, सबको एक रूप में वर्ता होना चाहिए, मतलब एक ही धर्म जाति को माने, एक ही जाति के लोग श्रेष्ठ हों, जो कि नासी हैं तो उन लोग को श्रेष्ठ होना चाहिए, ऐसा नासी को वाले मानते थे और इसी की ये लोग पैरवी करते रहते थे। यानी देखिए जैसे ये लोग जर्मन आर्य को मानते थे तो पूरे देश में जर्मन आर्य लोग ही रहें, बाकी कोई न रहे, ठीक है। और बाकी देशों में चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, कहीं भी अलग अलग सभी देशों के लोग वहाँ पे रहते हैं, पर जर्मनी में ऐसा हिटलर नहीं होने देना चाहता था। वो एक जाति एक रूपता को की पैरवी करता रहता था। उपरोक्त पहलुओं को देखकर यही लगता है कि इस तरह की सोच में भले ही प्रारंभ में हानि न हुई पहुंचाई, पर आगे जाकर तानाशाही रवैये का पर्याय बन गई। अब देखिए इससे हम लोग को ये हम लोग को पता चल रहा है कि पहले तो ये सोच से, एक रूपता की सोच से कोई परेशानी जनता को नहीं हुई, पर बाद में यही एक रूपता तानाशाह का रूप ले लिया। तानाशाह बनाने के लिए ये जो सोच थी हिटलर की एक रूपता वाली, इसका सबसे बड़ा योगदान था। क्योंकि बाकी जो लोग थे वो लोग कहाँ जाते, उन लोग का क्या किया जाता, तो उन लोग को मौत के घाट उतारा जाने लगा और एक रूपता को बड़ी कड़ाई से पालन कराया जाने लगा। इसी के कारण ये तानाशाह बनता गया, ठीक है। पहले कोई दिक्कत नहीं हुई एक रूपता से, बाद में यह सब कारण बना जिससे हिटलर तानाशाह बन गया। यही हमारा थर्ड क्वेश्चन ख़त्म होता है। आइए हम लोग अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, नासियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा। अब देखिए जो नासी लोग थे ना, यानी नासी पार्टी के लोग, जो हिटलर के लोग थे, ये लोग का जो थे, ये लोग अपना प्रोपेगेंडा बनाए थे। मतलब ये लोग एकदम, जो यहूदी लोग थे उन लोग को एकदम खराब समझते थे, बेकार समझते थे, और उन लोगों को के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए अलग अलग तरीके के कार्य किया करते थे। और ये कितना असरदार था, आइए हम इसे जानते हैं। इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जर्मनी में हिटलर के समय यहूदियों के साथ बुरे से बुरा व्यवहार किया गया। अब देखिए हम लोग ये जानते हैं ना कि जर्मनी में जब यहूदी लोग रहते थे तो उस समय हिटलर का जो समय था उसमें बहुत बहुत बुरे से बुरा, खराब से खराब व्यवहार ये इन यहूदियों के साथ किया गया। इनको कीड़े मकोड़ों की तरह समझा गया। एक तरह का नरसंहार पूरे विश्व ने देखा, पर इस प्रोपेगेंडा के असरदार होने के पीछे कुछ कारण थे। अब देखिए ये एक तरफा नरसंहार हो रहा था वहाँ, उसको पूरे विश्व ने उस समय देखा था। पूरे विश्व ने इस एक तरफा नरसंहार को देखा था। अब ये जो प्रोपेगेंडा था ये कितना असरदार था, और इस प्रोपेगेंडा के पीछे क्या कारण थे, मतलब यहूदियों को के खिलाफ नफरत फैलाने के नासी लोगों के क्या कारण थे, इसको आज हम लोग देखेंगे। पहला है राजनीति अस्वीकृति। अब हम राजनीति में क्या अस्वीकृति थी यहूदियों के लिए, ये भी हम लोग जानेंगे। ऐसा नहीं था कि यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने का एक संगठन फैला रहा था, अपितु स्वयं देश की सरकार का यह एक एजेंडा था। देखिए ऐसा नहीं था कि मतलब सिर्फ यहूदियों के ही खिलाफ हो रहा था, नफरत फैलाई जा रही थी। ये एक संगठन नहीं कर रहा था, ये पूरे देश के सरकार कर रही थी, ठीक है। मतलब एक संगठन नहीं नफरत फैला रही थी, एक राजनीतिक दल नहीं नफरत फैला रही थी। जो देश की जर्मनी देश की सरकार थी वो, उसका ये एजेंडा था कि यहूदियों के खिलाफ उसे नफरत फैलानी है। दूसरा है
धार्मिक अस्वीकृति। अब यहाँ धार्मिक अस्वीकृति भी थी, राजनीति के बाद धार्मिक अस्वीकृति भी थी। सभी ईसाई यहूदियों को ईसा मसीह के कातिल की तरह देखते थे, क्योंकि ईसाइयों का आरोप था कि यहूदियों ने ही ईसा मसीह को मारा है, इसलिए उन्हें ईसा मसीह और सूदखोर समझते थे। इन्हें हत्यारा, सूदखोर ऐसा समझते थे। तो अब देखिए, जो ईसा मसीह जी थे, उनका जो कत्ल हुआ था, उसके लिए यहाँ पे ईसाई जो लोग थे, ये लोग यहूदियों को उनका कातिल मानते थे। ठीक है, मतलब जो यहूदी थे, यहूदी सरकार ने ही ईसा मसीह को सूली पे लटकाया था, इसलिए सारे यहूदी जो थे उन्हें ईसा मसीह का कातिल समझा जाता था। और ईसाई जो थे, अब ये लोग इन पे यही आरोप लगाते थे कि यही मानते थे कि ईसा मसीह को इन यहूदियों ने ही मारा है, और इन यहूदियों को सूदखोर, हत्यारे, अपराधी, इसकी निगाह से ये लोग देखते थे। तो इस तरह यहाँ धार्मिक अस्वीकृति भी फैली थी। तीसरी है आर्थिक अस्वीकृति। अब देखिए, आर्थिक स्वीकृति देखिए क्या है, कि मतलब कि आर्थिक रूप से भी इन्हें ऐसा समझा जाता था। यहूदियों को पैसे के भूखे समझा जाता था। वह ब्याज वसूलते थे और उधार देने का कारोबार करके जीविका चलाते थे, और नासियों को यह पसंद नहीं था। अब देखिए, यानी ये जो लोग थे, ये लोग मेहनत का कार्य नहीं करते थे, ये लोगों को ब्याज पे पैसा देते थे कर्ज के रूप में, और फिर उस कर्ज को वसूलते थे, ब्याज को वसूलते थे, और उधार पैसा जो मिलता तो उससे उनका धंधा इसी तरह चलता रहता था, और इसी पे ये जीवित थे। इनकी जीविका, इनके जो खर्चे हैं, ये सब इसी पे चलते थे, पैसा उधार लेने देने से। और नासिये जो लोग थे, उन्हें इनका ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यही कारण बना कि इनको मौत के घाट उतारा जाने लगा था। और हमारा चौथा कारण है सामाजिक अस्वीकृति। अब सामाजिक जो स्वीकृति थी, मतलब सब तरह से स्वीकृति मिला, तब जाके इन लोग को साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया। अब सामाजिक स्वीकृति में हम लोग देखेंगे, हिटलर ने यह बात पूरी तरह जर्मन समाज के घर घर करा दी थी कि यहूदी असली नस्ल के नहीं हैं, वे आर्यों के लिए खतरा है, इसलिए समाज से इनका खात्मा आवश्यक है। अब जो हिटलर है, उनको ये बात हिटलर ने सबके मन में बैठा दिया था, दिल में बैठा दिया था कि जो यहूदी लोग हैं, ये लोग समाज पे बहुत बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, और ये लोग अच्छी नस्ल के नहीं होते, ये लोग गलत नस्ल के होते हैं, गंदी नस्ल के होते हैं, और इन लोग की वजह से आर्य जो लोग हैं, इन लोग के जीवन पे बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए समाज में इनको रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई स्थान नहीं है, इन्हें मार देना ही बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। अतः सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीति स्वीकृतियों ने नाज़ी प्रोपेगेंडा को यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने में इतना असरदार बनाया। अब देखिए, अतः हम लोग ये देखते हैं कि सभी पक्ष, राजनीति हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो या सामाजिक हो, सभी पक्ष ने, जो नाज़ी लोग थे, इनके प्रोपेगेंडा को यहूदियों के खिलाफ नफ़रत फैलाने में और लोगों के मन में जहर घोलने में बहुत असरदार काम किया था। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नाज़ी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय देखें। फ्रांसीसी क्रांति और नाज़ी शासक में औरतों की भूमिका के बीच में क्या फ़र्क है, एक पैराग्राफ बताइए। यहाँ पे देखिए, जो आप लोग क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है आपका, कि नाज़ीवाद चल रहा था, उस समय जो वहाँ की महिलाएं थी, स्त्री थी, औरतें थीं, उनका उस समय क्या, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था, और उस समय उनकी समाज में क्या भूमिका थी, और फिर वही फ्रांसीसी क्रांति के समय में उनकी क्या भूमिका थी, इसके बारे में हमें एक पैराग्राफ लिखना है। आइए हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं।
हिटलर ने जर्मनी में प्रति सकारात्मक समाज बनाने पर बल दिया। नाज़ी विचारधारा में महिलाओं को पुरुषों से कम माना गया। अब देखिए जो हिटलर था, इसने तो क्या किया था कि जो जर्मनी थी वहाँ पे पैतृक समाज बनाया था। ठीक है, कि मतलब पिता जो है वही शासन करेंगे घर पे, उन्हीं का पूरा घर पे अधिकार होगा, उनका ही बल पूरे घर पे चलेगा। अब जो नाज़ी विचारधारा थे वो लोग भी देखिए महिलाओं को पुरुषों से कम मानते थे। यहाँ पे भी महिलाओं की स्थिति निम्न ही थी, उन्हें हमेशा भोग की वस्तु के रूप में समझा गया। अब देखिए इनको सिर्फ यूज़ के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी कि बच्चों का पैदा करना, घर की देखरेख, भोग की वस्तु, ऐसी चीज़ों के लिए महिलाओं को समझा जाता था। हिटलर ने महिलाओं का काम केवल बच्चे पैदा करने तक ही सीमित कर दिया था। अब जो हिटलर था उसने क्या करा कि जो औरतें महिलाएं हैं, हिटलर की सोच थी कि जो औरतें महिलाएं हैं वो सिर्फ बच्चे पैदा करेगी। ठीक है, मतलब औरतों का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है। यदि हम 1940 के जर्मनी की तुलना 1780 से 90 के फ्रांस से करते हैं तो पाएंगे कि दोनों देशों में महिलाओं की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर था। यानी आप लोग देखते हैं कि जो 1914 का यानी हिटलर के समय का जर्मनी था, उस समय की महिलाओं की स्थिति और आपका 1918 का समय जो है, उस समय के फ्रांस की स्थिति, दोनों के समय में महिलाओं की स्थिति में बहुत फ़र्क था। दोनों के समय महिलाओं की स्थिति बहुत अलग सी पाई गई थी। ठीक है, ज़मीन आसमान का अंतर था। यानी उस समय महिलाओं की स्थिति अच्छी रही होगी, इस समय बहुत ज़्यादा निम्न हो गई। इस तरह ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को हमें मिलता है। यहाँ एक और फ्रांस में महिलाओं ने लुईस 16वें का तख्ता पलट कर दिया था। विश्वविद्यालय में रोजगार हेतु शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास किया, मताधिकार के लिए संघर्ष किया। वहीं दूसरी ओर जर्मनी में महिलाएं कभी भी पुरुषों के समकक्ष नहीं मानी गई। अब देखिए वो जो समय था 1780 और 90 का, उस समय जो थे देखिए लुई 16वें जो थे राजा, उनके तख्त को पलटने में किसका हाथ था? महिलाओं का हाथ था। यहाँ पे देखिए ये पढ़ाई कर रही थी, ठीक है, नौकरी करने के लिए, वोट देने के लिए संघर्ष कर रही थी। ठीक है, तो सारे कार्य वो लोग कर रही थी और महिलाएं आगे थीं पुरुषों से, उस समय अपना पक्ष खुद रख पा रही थी। और वहीं दूसरी ओर जो जर्मनी और थी, उस समय महिलाओं को आदमियों के समक्ष एकदम मतलब समक्ष माना ही नहीं जाता था, निम्न माना जाता था। खाली बस घर का काम काज करने के लिए, घर संभालने वाली महिलाएं मानी जाती थीं। हिटलर ने नासीवाद के जरिए पूरे समाज में यही सोच बना दी थी कि महिलाएं पुरुषों में समानता का संघर्ष बेकार है, बात है। अब देखिए हिटलर जो था, ये देखिए नासीवाद के जरिए, जो नासीवाद पार्टी थी अपनी, उसके जरिए जो सरकार में थी उस समय, उसके जरिए देखिए ये फैला दिया था कि औरतों और आदमियों का जो संघर्ष है ये बेकार है। ऐसा कोई संघर्ष नहीं होता, ये बेकार चीज़ें हैं ये सब। औरतें जो हैं वो आदमियों के अंदर ही रहती हैं। ठीक है, इन लोगों में समानता कभी नहीं हो सकती। औरतों को सिर्फ घर में रहना है, कोई समानता इनको नहीं चाहिए। महिलाओं का दायित्व तो हमेशा अच्छे, गोरे, प्रतिभाशाली आर्य बच्चों का पैदा करना है। उल्टा जर्मनी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत किया जाता था। अब देखिए यहाँ पे क्या होता था, जर्मनी में जो महिलाएं थीं उनको क्या जिम्मेदारी दी गई थी, दायित्व दिया गया था कि उनको गोरे, सुंदर, आर्य बच्चे पैदा करने हैं। ठीक है, और जो जितनी ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे उनको पुरस्कार दिया जाता था, इनाम दिया जाता था। ठीक है, इस तरह जर्मनी की आबादी और जर्मन आर्य लोगों को बढ़ावा हिटलर ने दिया था।
इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति में जहाँ अबला नारी की कल्पना साकार होती है, वहीं नासीवाद में वही नारी अबला प्रतीत हो रही है। देखिए, अब इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं, जो फ्रांसीसी क्रांति है उस समय नारी अबला नहीं है, परंतु जो हमारे नासी का शासनकाल है, हिटलर का शासनकाल है, इस समय नारी बहुत अबला और बेचारी दिखाई दे रही है, क्योंकि इन लोग की स्थिति में देख रहे हैं आप लोग, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनको यहाँ से वो बच्चा पैदा करना है और कोई चीज़ का अधिकार इन लोग को नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे तो वे अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी ना फ्रांसीसी क्रांति के समय। तो ये अंतर हमारा फ्रांसीसी क्रांति के समय और हिटलर के समय में था महिलाओं की स्थिति में। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नासियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीका अपनाए। अब देखिए, जो नासी लोग थे, नासी पार्टी थी, इन लोगों ने जनता के दिमाग पे उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए, कि जनता बस उन्हीं की तरह सोचे, उन्हीं की तरह करे, ये सब करने के लिए उन लोग ने क्या क्या किया, कि कौन कौन से तरीके अपनाए, आइए इनको हम देखेंगे। आइए आंसर स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रथम विश्व युद्ध के सपने के समापन से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के समापन तक जर्मनी ने नासीवाद के चरम सीमा पर रहा। अब देखिए, जब पहला विश्व युद्ध हुआ, उसका युद्ध जब पहला ख़त्म हुआ और दूसरा विश्व युद्ध भी जब ख़त्म होने लगा, तब तक जो जर्मनी में नासीवाद था एकदम चरम सीमा पे था। यानी नासीवाद का ही बोलबाला था उस समय, एकदम वहाँ पे नासीवाद का ही शासन चल रहा था। इस दौरान उन्होंने जर्मनी के समाज और उसकी जनता पर निम्नलिखित तरीके से नियंत्रण हासिल करना चालू किया। अब देखिए, इस प्रकार ये जो लोग थे नासीवाद वाले, इन लोग ने कैसे इन लोग पे नियंत्रण किया जनता पे, यहाँ के कि क्या क्या तरीके अपनाए उसके, जो कि निम्नलिखित हैं। आइए उन्हें देखते हैं। पहला, एक उच्चतम देश की कल्पना। इन्होंने यहाँ के लोगों को सपना दिखाया कि हमारा देश सबसे उच्च बन सकता है। तो अपने देश की उच्चतम व्यवस्था को पाने के लिए और देश में इज्जत बनाने के लिए इन लोगों ने उनके अंडर में आना पसंद किया। हिटलर ने जर्मनी के लोगों को इतना आकर्षण सपना दिखाया कि जनता उस सपने को पूरा करने के लिए नरसंहार तक करने को तैयार हो गई। अब देखिए, जो हिटलर था ना, इन्होंने यहाँ जर्मनी के लोगों को, जनता को ये सपना दिखाया कि वो लोग बहुत उच्च बन सकते हैं। बहुत सारे सपने दिखाए, ऐसा सपना दिखाया कि सब उनके कहे में आ गए और आम जनता को मारने के लिए भी नरसंहार तक करने को तैयार हो गए। लोगों को मारने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए भी हिटलर के लिए लोग, आम जनता तैयार हो गई थी। दूसरा है दूसरा तरीका देखिए, ये है युवाओं व बच्चों पर विशेष ध्यान। अब देखिए, जो युवा और बच्चे थे, उनका दिमाग ये अपने अंडर में करना चाहता था, इस पर इसने विशेष ध्यान दिए। अच्छे जर्मन बच्चों को नासी शिक्षा प्रणाली से गुजरना पड़ता था। अब देखिए, जो अच्छे बच्चे होते थे, जो प्योर आर्य बच्चे होते थे इनके हिसाब से, उन लोग को एक परीक्षा से गुजरना पड़ता था। बच्चों को सिखाया जाता था कि वह यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। अब देखिए, इन बच्चों को एक तरीक़ा से सिखाया जाता था स्कूलों में ही कि ये लोग, यहूदी जो लोग होते थे, उन लोग से नफ़रत करेंगे और हिटलर जो होते थे उनकी पूजा करेंगे ना। यानी यहूदियों को नफ़रत की निगाह से देखें और हिटलर को देवता की निगाह से उनकी पूजा करें। 10 साल के बच्चों को युंगफोक में भर्ती कराया जाता था। 1922 में बनी नासी यूथ लीग में लाखों युवा शामिल हुए। अब देखिए, यहाँ नियम ही था ये कि 10 साल की उम्र में जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो युंगफोक करके वहाँ की सैनिक व्यवस्था थी, वहाँ उसमें बच्चों को भर्ती करा दिया जाता था। ठीक है, ये नियम था वहाँ का। और 1922 में बनी नासी यूथ लीग करके संगठन था, उसमें लाखों युवाओं को भर्ती कराया जा रहा था वहाँ पे। ठीक है। और तीसरा है, देखिए इस तरह देखिए, आप देख सकते हैं
कि मतलब यहाँ ये नियम ही बना दिया था, छोटे बच्चों को कैसे कंट्रोल करें, ये स्कूल से ही उनके ऊपर पूरा कब्जा कर लिया था। अब तीसरा तरीका था पितृसत्तात्मक समाज। ये भी तरीका था एक, जिससे हिटलर को मतलब हिटलर लोगों के मन पे काबू करता था। पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ माना गया। अब उस समय जो थे, देखिए मैंने पहले भी बताया, पुरुषों को श्रेष्ठ माना जाता था, महिलाओं को हीन की दृष्टि देखा जाता था। इनको सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन के रूप में देखा जाता था। उन्हें हमेशा बच्चा पैदा करने वाली वस्तु के रूप में देखा जाता। देखिए यही इसने यही बता रहा है कि जो पुरुष थे वही बहुत बलपूर्वक बलशाली होते थे, उन्हीं को श्रेष्ठ माना जाता था, और महिलाएं जो थीं उन्हें सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली वस्तु माना जाता था, भोग की वस्तु माना जाता था। और चौथा तरीका था प्रचार के तरीके। अब ये जो हिटलर था, ये अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग करता था। अप्रत्यक्ष रूप से शब्दों का प्रयोग होता था, यथा सामूहिक हत्या को अंतिम समाधान कहा जाता था। मतलब देखिए, अब जो अप्रत्यक्ष तरीके से, मतलब अपने गलत चीज़ों को भी वो अप्रत्यक्ष तरीके से दर्शाते थे, अलग से शब्दों का, अलग तरीके के शब्दों का प्रयोग करते थे। ये लोग कहते थे जैसे कि जो सामूहिक हत्या यहूदियों की गई, उसको क्या कहा गया, अंतिम समाधान कहा गया, कि मतलब इसके बाद कोई समाधान नहीं है, इन लोग को हमें मारना ही पड़ेगा, ऐसा टाइप का। नासी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीर, फिल्म, रेडियो, आकर्षक पोस्टरों, नारों का सहारा लिया जाता था। अब देखिए जो नासी विचार थे, इनको फैलाने के लिए हिटलर क्या करता था, अपने पोस्टर बनवाता था, तस्वीर बनाता था, रेडियो पे प्रचार कराता था, आकर्षक तरीके के पोस्टर, फिल्म जिसमें आपके जो यहूदी थे उनको राक्षस का रूप दिखाता था और हिटलर को देवता का रूप। अब जो इन्हीं सब तरीकों से आकर्षक नारे दे दे के जनता को अपने वश में इसने किया था। लोगों को, जैसे कि अब कोई भी देश में अगर वहाँ की जनता को आप देश की हित के लिए बताएंगे तो वो आकर्षक हो ही जाएगा आपकी तरफ। इसी तरह के तरीक़ों से हिटलर लोगों को प्रेरित कर रहा था और यहूदियों के खिलाफ भड़का रहा था। अब देखिए पांचवा तरीका है अन्य विचारधाराओं को क्रमतः बताना। देखिए अलग जो अन्य विचारधाराएं चल रही थी वहाँ पे, उनको गलत बताना, ये भी इसका काम था। समाजवादी, उदारवादी को कमज़ोर व भ्रष्ट बताया जाता था, उन्हें विदेशी एजेंट कहा जाता था। अब देखिए वहाँ के जो समाजवादी और उदारवादी लोग थे, इन लोग को कमज़ोर, भ्रष्ट कहा गया, ठीक है, बताया जा रहा था। उन्हें विदेशियों का एजेंट कहा जाता था, मतलब ये लोग गलत हैं, भ्रष्ट हैं, ये लोग समाज को ख़राब कर रहे हैं, ऐसा बताया जाता था। और जो इन लोगों को विदेश का एजेंट, मतलब विदेश के द्वारा फैलाई गई नीति हमारे देश में चला रहे हैं ये लोग, ऐसा इन लोग को बताया गया। इस प्रकार उपरोक्त तरीके से धीरे धीरे नासी विचार पूरी जर्मनी में फैल गई। अब देखिए इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि धीमे धीमे जो नासियत है, ये लोग अपना विचार पूरे जर्मनी में फैला दिए थे इन सब तरीक़ों को अपना के। हालांकि कुछ जर्मनवासी ने विरोध भी किया, पर उन्हें खुले रूप से कुछ करने से हमेशा बचते रहे, जिनके चलते हिटलर तानाशाह की तरह जर्मन पर शासन करने लगा। देखिए इससे, देखिए हालांकि आप लोग हम लोग ये देखते हैं कि कुछ लोग इस हिटलर का विरोध कर रहे थे, पर कभी खुल के सामने नहीं आए, वो लोग पीछे से विरोध करते थे। अगर इन लोगों ने सामने से विरोध किया होता तो हिटलर आज वहाँ का तानाशाह नहीं बनता और पूरे जर्मनी पे उसका शासन नहीं होता और इतना नरसंहार वहाँ नहीं फैला होता। यही हमारा आंसर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा फुल वीडियो लेक्चर का दिया हुआ है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। थैंक यू।